हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनार सिंह ठाकुर, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, कक्षा 11वीं, अध्याय 4, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, डाटा प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। पिछले अध्याय में हमने डाटा को इकट्ठा कैसे करते हैं ये सीखा। अब इसमें हम उनको प्रस्तुत कैसे करते हैं, क्योंकि जब किसी भी डाटा या सूचना को हम प्रस्तुत करते हैं वो बड़ा अहम मुद्दा होता है। तो इस अध्याय में हम आंकड़ों या डाटा का प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे ये। सर्वप्रथम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण भाग 1। आमतौर पर आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण 3 प्रकार से होता है: वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, आरेखीय प्रस्तुतिकरण। वर्णनात्मक या पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण तब उपयोगी होता है जब आंकड़ों का परिणाम कम हो। जब आंकड़ों का परिणाम अधिक हो तो आमतौर पर सारणीबद्ध या आरेखीय प्रस्तुतिकरण का उपयोग किया जाता है। आंकड़ों का वर्गीकरण। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण एक पहली शर्त है। उनको हमें अलग अलग प्रकार के कौन कौन से क्लासिफिकेशन वाले डेटा हैं उनको अलग अलग करना ज़रूरी है। इसमें 4 प्रकार से हम इनके वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है गुणात्मक वर्गीकरण। गुण के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जा सकता है, उनकी विशेषता या गुण के आधार पर। मात्रात्मक वर्गीकरण, ये क्वांटिटी से मतलब है, जैसे किलोग्राम में हो सकता है, मूल्य हो सकता है, मान हो सकता है। ये मात्रात्मक वर्गीकरण होता है। एक होता है कालिक वर्गीकरण। कालिक होता है मतलब किसी निश्चित समय के लिए, उसके बाद उसका वो चेंज होते जाते हैं। स्थानीय वर्गीकरण, ये एक वर्गीकरण एक स्थान के आधार पर होता है, जैसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, एक अच्छी सारणी में निम्नलिखित बातें होना चाहिए जो यहाँ पर दी गई है। सारणी बहुत महत्वपूर्ण है सांख्यिकी के अंदर। ये होना चाहिए उनमें सारणी की संख्या। किसी सारणी की संख्या उसकी पहचान के लिए निर्धारित की जाती है। उदाहरण के लिए सारणी संख्या 2.2 तीसरे अध्याय की दूसरी सारणी, इस टाइप से उसका सारणी का नाम हमें दिया जाता है। सबसे पहले सारणी के ऊपर सारणी का शीर्षक लिखा जाता है कि ये किस संबंध में या किस व्याख्या को प्रस्तुत करने के लिए की गई। शीर्षक मतलब सबसे ऊपर। स्तंभ शीर्षक, पंक्ति शीर्षक, सारणी का मुख्य भाग या कलेवर, माप की इकाई, आंकड़ों का स्रोत, टिप्पणी, आवश्यकता अनुसार सारणी के अन्य महत्वपूर्ण भाग होते हैं। एक अच्छी सारणी का नमूना हमने की बताने का ये इस टाइप से एक अच्छी सारणी का ये नमूना है। सारणी व्यवस्थित हो, सारणी की संख्या लिखी हुई हो, साथ ही उसमें उपशीर्षक भी होना चाहिए। वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस पर जो जानकारी होना चाहिए वो देना चाहिए। इसमें दिया गया है सारणी की मुख्य भाग। इसमें जैसे यहाँ पर दिया गया कि अवस्थिति, ग्रामीण, शहरी, कुल, लिंग, स्त्री पुरुष योग सबका दिया गया है। ये इस टाइप से सारणी एक आदर्श सारणी इस टाइप से हम बना सकते हैं। आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण। अब आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण में आरेखीय प्रस्तुतिकरण कैसे होता है। इसमें आरेखीय अधिक प्रभावशाली तथा समझने में आसान होता है। आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण 3 महत्वपूर्ण प्रकार हैं: ज्यामितीय आरेखीय, बारंबारता आरेखीय और अंकगणितीय रेखीय। ज्यामितीय आरेखीय में ज्यामितीय आरेख मुख्य रूप से 2 प्रकार बनता है: दंड आरेख फिर 3 प्रकार से बनता है: सरल दंड आरेख, बहुदंड आरेख, घटक दंड आरेख और वृत्त आरेख। अब हम देखेंगे कि ये ज्यामितीय आरेख, ये यहाँ पर सबसे पहले सरल दंड आरेख का उदाहरण है। अब देखिए, इसमें जैसे ही हम ये दंड आरेख देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन से शहर में जनसंख्या अधिक है और कौन से में कम है। यहाँ पर दिया है कि अम्बाला में सबसे कम है और दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। सरल दंड आरेख समान अंतराल तथा समान विस्तार वाले आयत कर दंड का समूह को दर्शाता है। दंड की लंबाई, ऊंचाई आंकड़ों के परिणाम को प्रकट करता है। दाईं ओर एक सरल दंड आरेख दिखाई देता है जो शहरों को अनुसार जनसंख्या दर्शाता है। एक दंड आरेख में विभिन्न दंडों की उनकी सापेक्ष ऊंचाई को दिखाकर तुलना की जा सकती है तथा आंकड़ों को शीघ्र से ही समझा जा सकता है और उनके बीच में एक समान दूरी होती है। बहुदंड आरेख अभी समान सरल दंड आरेख में सिंगल था, यहाँ पर 2 विशेषता को बता रहा है: महिला पुरुष। अब देखिए, इसको देखते ही हमें पता चल जाएगा कि कौन से शहर में कितने पुरुष है और कितनी महिला हैं, और दोनों को साथ साथ में बताया गया है। इसको बहुदंड आरेख कहते हैं।
इसमें 2 बताया गया है, ज़्यादा भी हो सकते हैं इसमें। घटक दंड आरेख। अब हमने देखा कि बहुदंड आरेख में उसके पास में बताया गया था अलग अलग प्रकार की जो दंड बनाए गए थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक के ऊपर एक, जिससे अम्बाला में जो 60 है वो पुरुष है और महिला 40 है, तो इस टाइप से इसमें बताया गया है। दिल्ली में 55 है और महिला 45 है। एक घटक दंड आरेख 2 या अधिक घटकों, दंडों तथा उसके उपभागों द्वारा प्रकट किया जाता है। साथ ही दिया गया आरेख विभिन्न शहरों में जनसंख्या के पुरुषों तथा महिलाओं का अनुपात प्रतिशत रूप दिखाई देता है। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण भाग 2। अब हमने देखा ये दंड के द्वारा, अब इस दूसरे प्रस्तुतिकरण देखेंगे वृत्त के द्वारा। वृत्त आरेख आंकड़ों को एक वृत्त के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसके क्षेत्र आनुपातिक रूप से उन घटकों में विभाजित किया जाता है जिन्हें यह दर्शाता है। वृत्त को केंद्र से परिधि की और सीधी रेखा के द्वारा उतने ही भाग विभाजित किए जाते हैं जितने घटकों की संख्या। नेक्स्ट टाइम आऊँगा इसमें। बारंबारता आरेख सामूहिक बारंबारता वितरण के रूप में प्रस्तुत आंकड़ों को सामान्यतः बारंबारता आरेख के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि आयात चित्र, बारंबारता बहुभुज तथा बारंबारता वक्र। आयात चित्र एक द्विआयामी आरेखी है। यह आयातों का एक ऐसा समुच्चय है जिसमें वर्ग सीमाओं का अंतराल एक से एक्सेस पर किए जाते हैं। यदि वर्ग के अंतराल का विस्तार समान हो तो आयातों का क्षेत्रफल उनकी बारंबारताओं के अनुपात में होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर दिया गया है कि कार्य की स्थिति के अनुसार भारतीय जनसंख्या। अब हमें देखेंगे कि यहाँ पर एक वृत्त के रूप में बताया गया है, या पाई भी बोलते हैं इसको। जैसे यहाँ पे दिया गया है जनसंख्या तो 73, ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या गैर श्रमिकों की, इसमें प्रतिशत में बताया गया है ये जनसंख्या है और उसका प्रतिशत 60.3 है। तो यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है। यहाँ पर साइड से इसमें अलग अलग कलर में लिखा रहता है कि इंडिकेटर होता है कि कौन से भाग को किस लिए उपयोग किया गया है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो ब्लू भाग है वो सीमांत श्रमिक के लिए है, और जो लाल टाइप का दिखाई दे रहा है आपको वो मुख्य श्रमिक है, और ये ग्रीन है ये गैर श्रमिक है। तो इसके द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं इस स्थिति में भी कि कौन सा डेटा कम है कौन सा अधिक है, मतलब उनकी तुलना या एनालिसिस बहुत जल्दी हम कर सकते हैं। बारंबारता आरेख आयात चित्र। अब बारंबारता आयात चित्र यहाँ पर दिया गया है। एक आयात चित्र हमेशा सतत चरों के लिए खींचा जाता है, चूँकि सतत चर के लिए वर्ग अंतराल की निचली सीमा पूर्व अंतराल की ऊंची सीमा के साथ मिल जाता है। दो आसान आयातों के बीच कोई खाली स्थान नहीं होता है। आयात चित्र बारंबारता वितरण के बहुलक का पता लगाने में भी मदद करता है। आयात चित्र का एक नमूना यहाँ दिया गया है। मजदूरों की संख्या और एक क्षेत्र में दैनिक मजदूरी का वितरण। दैनिक मजदूरी रुपए में दी गई है, तो यहाँ पर देखेंगे अपन 50 से 60 2, 50 से 60 2, 60 से 70 4, 70 से 80 8, 80 से 90 6 और 90 से 100 3। अब यहाँ हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि दैनिक मजदूरी सबसे अधिक मजदूरों की संख्या किस में है, तो 70 से 80 बताया गया है। तो इससे ये रहता है बारंबारता आरेख में कि इनके जो आयात होते हैं वो एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, इसमें गैप नहीं रहती हैं और हमें बहुत अधिक मेहनत नहीं करना पड़ता है और इसमें बहुलक का पता आसानी से लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, आयात चित्र तथा दंड आरेख में तुलना। यहाँ पर आयात चित्र और दंड आरेख में तुलना करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर समय स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन रहते हैं। तो मैंने यहाँ 3 पॉइंट के द्वारा इसमें अलग अलग प्रकार की तुलना की है। जैसे पहला पॉइंट दंड चित्र में कि दंड की केवल ऊंचाई की महत्वपूर्ण है, और ऊंचाई तथा चौड़ाई दोनों ही महत्वपूर्ण है। आयात में 2 क्रमिक दंडों के बीच कुछ रिक्त स्थान आवश्यक छोड़ा जाता है, जबकि इसमें 2 आयातों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जा सकता है। दंड आरेख विभक्त तथा सतत दोनों ही चरों के लिए बनाया जाता है। आयात चित्र केवल सतत चरों के लिए बनाया। तो ये 3 तुलना कर सकते हैं हम आयात चित्र और दंड आरेख में। बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज एक आयात चित्र से ही उत्पन्न होता है। बारंबारता बहुभुज सामूहिक बारंबारता वितरण को प्रस्तुत करने के लिए सर्वाधिक प्रचलित विधि है। जब एक ही अक्ष पर 2 या 2 से अधिक आलेखित वितरण की तुलना की जाती है तो बारंबारता बहुभुज अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि आयात चित्र में 2 या 2 से अधिक वितरणों को ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखाएं आपस में मिल सकती हैं। धन्यवाद।
हमने इस वीडियो में आपको पूरा बताया कि डाटा का प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस स्लाइड में आज इतना ही। धन्यवाद।